Half the MPs, they keep sleeping in Rajya Sabha and Lok Sabha during the debate. They are constitutionally illiterate. नमस्कार, चौथी दुनिया इंटरनेट टीवी पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि चौथी दुनिया पर राइट टू रिकॉल और राइट टू रिजेक्ट के ऊपर हम इससे जुड़ी सारे विषयों के ऊपर बहस और चर्चा कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज विश्वबंधु जी से हम बात करेंगे कि जो राइट टू रिकॉल या राइट टू रिजेक्ट का जो प्रश्न है वो अगर हम उठाते हैं या देश की जनता उठाती है तो उसके पीछे कहीं न कहीं एक लॉजिक आता है कि जब हमारे सांसद बनने लायक ना हो, जैसा कि आंदोलन के दौरान ओमपुरी ने गंवार और अनपढ़ करके बुलाया। सारे सांसद नाराज हो गए, उन्हें लगा कि ये आदमी क्या बोल रहा है। लेकिन गंवार और अनपढ़ अगर एक सांसद है तो क्या उसको सांसद बने रहने की छूट दी जा सकती है? एक या विश्वबंधु जी से ही पूछते हैं कि किस सांसद को आप गंवार और अनपढ़ कहेंगे? देखिए, ओमपुरी ने जो कहा, मैंने समझता उनको माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि मैंने सारा कॉन्स्टिट्यूशन उसके बाद देखा। सवाल ये है, लिटरेसी जिसको इलिटरेट बोलते हैं, जिसका अनपढ़ मतलब होता है, आप ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी में चले जाइए। और मैंने कल गया, क्योंकि मैं हो सकता है इसके ऊपर एक पेपर बैक किताब ही निकाल दूं, क्योंकि इतना रिसर्च कर लिया है। उसमें लिखा है, ए मैन कैन बी इलिटरेट, ए मैन कैन बी लिटरेट बट ही मे बी पॉलिटिकली इलिटरेट। नहीं, मैं ऑक्सफोर्ड आप ये डिक्शनरी में लाया नहीं हूं। आई कुड बी ए PhD इन केमिस्ट्री बट आई कुड बी म्यूजिकली इलिटरेट। नहीं, he says literacy is in a context। और इसमें एक चीज आपको बताएं, अमेरिका में भी लिटरेसी की डेफिनेशन अब थोड़ी अपग्रेड की जा रही है। पहले उनकी थी कि आप A से लेके Z तक लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, वो लिटरेसी मान लीजिए, वो दैट इज लिटरेसी इन टर्म्स ऑफ लेटर्स। वो एक लिटरेसी हो गया लैंग्वेज का। एक जैसे कोई आदमी लिटरेट केरल का है या तमिलनाडु का है, अपने लोकल लैंग्वेज को लिखता पढ़ता जानता, वो लिटरेट ऐसे हम वो लिटरेट है, वो लिटरेट है। लेकिन अगर वो पंजाब आ जाता है जहां वो उस भाषा का कोई इस्तेमाल ही नहीं है, वो आदमी अंग्रेजी नहीं जानता है, तो पंजाब के लिए वो व्यक्ति इलिटरेट हो जाएगा। बिल्कुल। एक इसके अलावा इसमें एक और बड़ा इसमें इंपॉर्टेंट चीज है, आपको मैंने शेड्यूल 3 दिखाया है, ये भी इसमें लिखा हुआ है, पर उसमें ओथ दी गई है हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए, और मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूँ इसको। इंग्लिश में है। आई हैविंग बीन इलेक्टेड टू राज्यसभा और लोकसभा डू स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड दैट आई विल बेयर ट्रू फेथ एंड एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज बाय लॉ एस्टेब्लिश्ड, दैट आई विल अपहोल्ड द सोवरेनिटी और इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया एंड आई विल फेथफुली डिस्चार्ज द duty upon which I am about to enter. Now these are the job requirements. क्या भारत की सरकार, क्या इलेक्शन कमीशन, जिस आदमी को क्लच नहीं पता, गियर नहीं पता, स्टीयरिंग नहीं पता, टायर नहीं पता, उनको ड्राइविंग लाइसेंस इश्यू कर सकता है? किस ग्राउंड पे इनको इलेक्ट किया गया है? कॉन्स्टिट्यूशन के आधे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, आधे क्या 2/3 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट मुझे फंडामेंटल राइट से गिना दे 17 हिंदुस्तान के। मैं उनके, जैसे वो बोलता था अन्ना हजारे, मैं पानी भरूंगा, मैं उनके यहाँ पानी भरूंगा। 18 फंडामेंटल राइट्स हैं, 20-22। पहला सब्जेक्ट जो है, या प्रीएम्बल बता दे कोई भी MP, कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बल से शुरू होता है, आपने पढ़ा है। उसके बाद डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी आता है, एंड उसके बाद वो कॉन्स्टिट्यूशन शुरू होता है। और एंड
कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स ने 1950 में लिखा था कि ये तीनों चीजें इकट्ठी पढ़ी जाएंगी, दे आर नॉट इन आइसोलेशन। ठीक है सर। चौथा चीज है, इट इज जस्ट नॉट फंडामेंटल राइट्स, it is also powers between the federal government and the state government. It is also the separation of power between the legislative assembly and the executive and the judiciary, right? And Supreme Court said we will not define, they say any कोई भी ऐसा बिल पास किया हुआ पार्लियामेंट का which infringes on the basic structure of the constitution shall be deemed illegal. And they refuse to define that basic structure. They say that basic structure keeps changing depending upon the requirement of, depending upon what the particular bill is asking about. एक इतना कॉम्प्लिकेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है जिसको सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा है कि हम इसलिए इसको नहीं बता सकते कि आपका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, क्योंकि ये इतनी इसकी इंप्लीकेशंस हैं जो हम बिल के हिसाब से जाएंगे। आपके 90% एमपी मुझको ये बता दे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है, या पढ़ के बता दे, बिगर पढ़े बता दे, प्रीएम्बल मेरे को सुना दे, वी द पीपल ऑफ इंडिया, या मेरे को फंडामेंटल राइट्स गिना दे। विश्व बंधु उनका पानी भरेगा, और नहीं तो 90% एमपी उसको कल डिस्क्वालीफाई करो, इनको निकाल के भगाओ स्पीकर को। दे आर कॉन्स्टिट्यूशनली इलिटरेट एंड आई एम अगेन रिवाइजिंग इट, दे मे बी इलिटरेट। 10वीं पास होगा, 8वीं पास होगा। The question is, we are issuing driving licenses here. And if you don't know driving, you have no right to enter parliament. Same is true of Rajya Sabha. Half the MPs, they keep sleeping in Rajya Sabha and Lok Sabha during the debate. They are constitutionally illiterate. They don't even know what subjects fall under the central policy on which central government can make laws, and what are in the concurrent list and what are in the state thing. But how does it make any difference? It makes a difference. You can't participate in debate. You can't understand. No, but you are not allowed to participate also. Now look at the fallacy. Here you are a member of Lok Sabha. You cannot speak your mind. Yes. Because you are forced to speak or take the party line. So they keep sleeping. What is the problem? The point is, this is another second problem has been created. First of all, they don't understand. Secondly, they can't be even get ready to understand, because उसको पहले वो जैसे नाक में, ऊँट की नाक में वो दे देते हैं, वो ऊँट वाला ले जाता है, मतलब ये व्हिप की तरह डाल रखा है। वो कहते हैं तेरे को जहाँ बांध दिया तो खड़ा हो जा। मैंने आपको एक बात बोली थी, बोल रहा हूँ मैं बार बार, whip issued by political parties is illegal, not because it just violates the freedom of conscience of the member of parliament. It also violates the more importantly, yes, it violates the freedom of conscience of the voters who have elected him. Yes. And I also say another thing, if political parties were all that important, why do they have to put up a candidate? If you think political parties, by their manifesto, people should decide on the manifesto. Let us assume, एक आप मान लीजिए, in a country where 50% people are still illiterate in terms of reading and writing, how can you say he is happy with the policies of this party? He can't even read that. Why have you brought in? Why did our framers of our constitution never brought in a political party? They never recognized a political party. They knew that political party is meaningless to a people who can't understand what policies are being talked about. So what they did, they introduced a candidate, a human being. So that he is at least answerable to them. Same position even remains today. I told you at that time also, in 85, after Rajiv Gandhi got tremendous amount of huge majority, that he thought of this anti-defection bill. So, an anti-defection bill, you can't talk about anti-defection bill from a political party which constitutional framers have never thought about, never talked about. Number one, election commission becomes another mafia here. What they do, इतना दुख है इसमें, मैं आपको बात बताऊं, आप रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में, मनीष जी, ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट है, पार्लियामेंट से पास है। उसमें क्या लिखा है, कोई भी ऐसी लोगों की संस्था, एसोसिएशन ऑफ पर्संस, या ऐसी कोई भी बॉडी
जो अपने आप को पॉलिटिकल पार्टी कहती है, हम उसको पॉलिटिकल पार्टी मान लेंगे। शिवसेना के संविधान में लिखा हुआ है कि बाला साहब आजीवन अध्यक्ष बने रहेंगे। वही बात कर्नल गद्दाफी ने लिबिया के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है। लेकिन तो इलेक्शन कमीशन के रूल के मुताबिक कि दे रिक्वायर्ड टू हैव एन इंटरनल डेमोक्रेसी, सवाल ये है, ये इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स दारू पी के बिल बनाते हैं? क्या ये मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जिन्होंने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट पास किया, क्या ये दारू पीकर पास करते हैं? वही सवाल पर मैं आ रहा हूं कि दे आर कॉन्स्टिट्यूशनली इलिटरेट। वही इसको सपोर्ट कर रहा हूं। एक 3 इलेक्शन कमिश्नर जो रहे होंगे, उस समय तो एक ही रहा होगा, अब तो 3 हो गए। अब तो 3 हो गए। एक वो शायद दारू पी के चला गया, क्योंकि आईएएस में जो जाता है वो हिस्ट्री पढ़ के चला जाता है, मुगल हिस्ट्री। आगे तो उसके पीछे कॉन्स्टिट्यूशन तो जरूरी भी नहीं है पढ़ना, आप आईएएस ऑफिसर बन जाओगे। और जितनी उम्र बढ़ती जाएगी उसके बाद अगर आप थोड़े फिट हो, आपकी जरा पीआर अच्छी है, तो आप इलेक्शन कमिश्नर भी हो जाओगे, क्योंकि वह 65 साल में रिटायर होता है। आप किस तरह से ऐसे क्या आप कहते हैं कि कोई भी आदमी किसी भी तरह का ऑर्गेनाइजेशन बना ले, वो लिख दे कि मैं पॉलिटिकल पार्टी, और हमने उसका रिक्वायरमेंट भी पढ़ा, उसका 100 आदमी के दस्तखत होने चाहिए, बस पॉलिटिकल पार्टी बन। हाँ, हम सोच रहे थे। क्यों सोच रहे थे अब आप बताएं? मैं अपना प्रोफेशन चेंज करने की सोच रहा हूं, आप भी मेरे साथ आ जाइए। हम बहुत पैसे बनाएंगे। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं थोड़ा जनता को बता रहा हूं कि क्योंकि बहुत मूर्खता की मैंने कि ये चीजें नहीं पढ़ी। मायावती के केस में कई 85 करोड़ रुपया उसके पास उसने डिक्लेयर किया। भगवान जाने वो घूस का था, कहां का था, गिफ्ट का नहीं, वो तो वो कह रही है ना, रुपए पे तो लिखा नहीं होता कैसे है। उसने कहा मैं क्या करूं, जहां मैं जाती हूं सारे देश के लोग प्रेम और भावना से इतना होते हैं कि मैं मना करती हूं लेकिन फिर भी पैसे डाले जाते हैं। और वो इकट्ठे हो गए हैं, तो अब मैं बताइए उनका प्यार मोहब्बत मैं कैसे लूं, चाहे 85 हो चाहे 850 हो। क्योंकि इस देश में कोई भी व्यक्ति किसी को भी जिससे उसका लेना देना भी नहीं है, चाहे उसको पीट रहा हो, 20,000 रुपए की गिफ्ट बिगर किसी टैक्स के दे सकता है। ठीक है, तो मायावती जी ने कहा मैं क्या करूं। एक और सवाल पैदा हुआ, मायावती जी का जो मकान है दिल्ली में, मनीष जी, वो बहुजन समाज पार्टी के नाम में नहीं है, उसी पैसे का खरीदा हुआ। अब आपको हम एक और पेज बता रहे हैं। सवाल ये खड़ा हुआ कि जो लोग इतना आपको प्यार मोहब्बत से सैकड़ों करोड़ देते हैं, तो आपको इसलिए दे रहे थे कि आपकी शायद पार्टी में बिलीव करते हैं, बहुजन समाज पार्टी में। तो वो जो पर्टिकुलर मकान जो खरीदा गया आपने, मालचा मार्ग पर है, आपने भी देखा होगा, काफी कॉर्नर पे ही है, कॉर्नर पे बिजली जलती है, उसमें हाँ, चमकता है, और हाथी भी बना हुआ है। प्रश्न उसमें ये उठ रहा है मनीष जी, उसमें भी मायावती जीत गई। उसने कहा देखो 2 तरह के चंदे आए मेरे पास, जो सबसे ज्यादा आए वो उन्होंने मेरे को बहन के कारण दिया, पर्सनल, ये तो मेरा ही है। और एक बात बता दें आपको, एक कोई हरिद्वार में स्वामी है, हम आगे नहीं नाम लेंगे, विख्यात, उनके साथ में झज्जर में बैठा हुआ था, समझ रहे हैं आप? हाँ हाँ। बगल में हम तो फंस गए स्टेज के ऊपर, सारे इधर भी आ रहे समाजी, गुरुकुल का कुछ चल रहा था, उठ नहीं सकते थे सारा, इतनी बकवास सुनी। तो पीछे थोड़ी छुट्टी हुई तो दबादब 1000 के 11 नोट लिए हुए जनता आ रही, और एक स्लिप पे सिर्फ नाम और पता लिखा हुआ। अब हम थे इनकम टैक्स के कमिश्नर, पहली बार तो मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि सुनो आप मेरी समझ, हम बोल रहे हैं टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आप भी अरे भैया पॉलिटिकल पार्टी कल फ्रेम करूंगा, 100 दस्तखत लेके अपन लूटेंगे। अभी तो तुम ये इसका फायदा उठाओ। अरे बहती गंगा में हाथ धो, हमने क्या कसम ले रखी है इस देश को सेवा करने की, उठाओ साला ये बैठ के। सुनिए क्या हुआ, बैठा बगल में था मैं, तो पीछे से एक बुड्ढा यूं बार बार
एक हजार के 11 नोट दे रहा, पीछे साथ में उसकी एक स्लिप लगी थी, इस पे नाम पता लिखा था। मैंने यूं पीछे देखा तो उसकी शक्ल देख के मेरे को लगा क्या इसने कभी 1000 के नोट की शक्ल देखी होगी, जिस जैसे उसकी हालत थी। मेरे को शक नहीं हुआ, उसके चमचे ने आगे कर दिया। फिर एक और आ गया, वो भी 1000 के 11 नोट लेके, क्योंकि 20,000 तक की कैश ट्रांजैक्शन अलाउड है। सुनिए, और एग्रीकल्चरल इनकम एग्जम्प्ट है, समझ गए, और 20,000 रुपए तक की इनकम भी एग्जम्प्ट है। वहां पर कोई पर्चियां बना रहा था पेंसिल लेके दबा के, ये 11 दे के उधर, ये 11 दे के उधर। यही वही मायावती के यहां होता है। उसमें 100 के नोट, 1000 के नोट रखे होते हैं, और सारी ट्रांजैक्शन 20,000 से। मैं बहन भी नहीं लिखता, वो तो बहन तो बात की बात है, नाम पता दे दबा के इकट्ठा हुआ। आज वो मालचा मार्ग का जो मकान है, वो दिल्ली की हाई कोर्ट ने मायावती के नाम डिक्लेयर कर दिया। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में मैं एक बात बोलता हूं, क्या जरूरत है आपको मंत्री बनने की, और आप मंत्री बन भी जाते हैं तो ये जो फ्लॉ इसमें प्रूव हुआ है गिफ्ट का, ये राजा ये क्यों नहीं बोलता जाके खड़ा होके, अरे आपको पास मेरे जितने पैसे मिल रहे हैं, या ये कन्नी मोजी के वकील राम जेठमलानी को मैं सैक कर दूं पहले दिन ही, आज की तारीख में। वो बोली मेरे को जो 300 करोड़ आए थे, सिर्फ उसने गलती ये की कन्नी मोजी ने, जो मायावती ने और बाकी जो स्वामी लोगों ने नहीं करते हैं, वो अपनी भीड़ जरूर के उसकी वीडियोग्राफी जरूर करा लेते हैं भीड़ की, और उस वीडियोग्राफी में वो 100-150 आदमियों की ड्यूटी लगा रहे होते हैं। वो जैसे कुछ निकाल के वो नोट निकाल के वो यूं कर रहे होते हैं, और वो बार बार फिल्म होती रहती है, फिर और भेज देते हैं, और वो भीड़ भूड़ को दिखू के वो कहते हैं साहब ये ऐसे आया पैसा, ये देखिए। आप मुझे एक बात बताइए, करप्शन इस तरह की जो लीगलाइज हुई है, आज मायावती जी का जो मालचा का मार्ग का जो मकान है, वो मायावती जी को देश के लोगों ने प्रेम और उसकी भावना से दिया है, बहन समझ के दिया है, बहन समझ के दिया है। और बहन हमारी कॉन्स्टिट्यूशनली इलिटरेट है। मैं मायावती जी को भी चैलेंज करता हूं, मैं इस 90% एमएलए को चैलेंज करता हूं, और 75% एमएलए को चैलेंज करता हूं, अगर मुझको वो कॉन्स्टिट्यूशन के कोई भी मेन प्रोविजन बता दें, अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट हैज टू डिस्क्वालीफाई दीज एमपीज एंड दीज चीफ मिनिस्टर्स। बिकॉज मैं अगर लगा लूं अपने घर के अंदर ड्यूटी के ऊपर नर्स जिसको इंजेक्शन देना नहीं आता हो, तो देश की जो हालत हो रही है वही होगी। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो मैं आपको बता रहा हूं, ओम पुरी के लिए भी और किरण बेदी के लिए। नहीं, एक बात जो मुझे समझ में नहीं आ रही है, एक तो वो जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज करती हैं, ये अलग मसला है, लेकिन जो डिस्क्वालिफिकेशन का जो क्राइटेरिया होना चाहिए, वो पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर्स को इसलिए भी तो डिस्क्वालीफाई किया जाना चाहिए क्योंकि जो हमारा रिप्रेजेंटेशन एक्ट है वो पॉलिटिकल पार्टीज को ही रिकॉग्नाइज नहीं करता। एक पहली बात, उसमें हमने अमेंडमेंट करके एक अलग से एक्ट बना करके जो है आपने उसको डाल लिया, पॉलिटिकल पार्टीज को जो है आपने मान्यता दे दी। बिल्कुल। लेकिन एक बात जो मुझे समझ में नहीं आती है कि इन पॉलिटिकल पार्टीज को खुद को डेमोक्रेटाइज करने में क्या परेशानी है? परेशानी नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन के लोगों को सुप्रीम कोर्ट को नोटिस देना चाहिए कि तुमने शायद नहीं किया, तुम्हारे जो प्रेडेसेसर थे सारे दारू पीते थे, और तुमने अभी तक इसके बारे में पिटिशन नहीं डाला है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी तब तक हम रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे जब तक उसका पूरा कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेटिक ना हो। नंबर 1। नंबर 2, डेमोक्रेटिक के हिसाब से जो भी चुनाव होते हैं वो भी हों, और कोई भी जो पूरा जैसे डेमोक्रेटिक एक मॉडल बनना चाहिए। ये नहीं कि आप अपना लड़की बना लाया जैसे मर्जी, खींच के उसका जैसे मर्जी आपने ड्राइंग और ले ली और उसने पॉलिटिकल पार्टी मान ली, जो इस समय हो रहा है। दूसरा, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो लिंडो साहब ने, मेरी उनसे बात हुई, चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, उन्होंने कहा विश्व बंधु सबसे बड़ी फ्रस्ट्रेशन हमको ये आ रही है, आज हम एक डिस्क्वालीफाई कर दें पार्टी को, वो कल को दूसरे नाम से आ जाएगा वही सारे के सारे आदमी। सवाल ये है, जब आप पॉलिटिकल पार्टी को डी रिकॉग्नाइज करते हैं तो जिनके जितने भी ऑफिस बेयरर्स हैं उनको भी दे शुड बी बैंड फॉर लाइफ। यस,
so that they can't come up with another. अच्छा, ये अमेंडमेंट्स कोई सुप्रीम कोर्ट लाएगी क्या? सुप्रीम कोर्ट तो परमिशन देगा। परमिशन देगा। मैं दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, इलेक्शन कमीशन के पास भी इतना पावर है क्या? पावर अगर नहीं है तो मांगेंगे कि कौन मांगेगा? ये मुझे बताइए। आपको कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स ने आपको कॉन्स्टिट्यूशनली इंडिपेंडेंट किस लिए बनाया था? नहीं तो फिर रिटायरमेंट के बाद फिर हमें गवर्नर कैसे बनाया जाएगा? अब आपको देखिए, बात यह है, अगर इनको गवर्नर बनने का शौक है तो हम एक बात बता देते हैं, और हम वकीलों से बहुत नाराज हैं। ये वकील लोग चाहे जितना मर्जी पैसा चार्ज करें अपने क्लाइंट से, हर 9 केस के बाद 1/10वां पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में डाल दीजिए कि आई एज ए वोटर। ये इलेक्शन कमीशन का नहीं, मेरे पर भी आ सकता है। क्योंकि देखिए, क्योंकि आप ये देखिए कि बहुत सारे रिफॉर्म्स की जरूरत है। जैसे कि कोई भी व्यक्ति इलेक्शन के दौरान पैसा बांटते हुए दिख जाता है। इलेक्शन कमीशन जो है वो भी देखती है वीडियो को, पूरा देश देखता रहता है, चुन करके वो पार्लियामेंट चलाता है। उसको रिजेक्ट कैसे किया जाए? दूसरी बात, ऐसे जो पॉलिटिकल पार्टीज को हम लोग देखते हैं जो जिसके लीडर्स दूसरे कैंपेन के दौरान अपशब्द का इस्तेमाल करते हैं, दंगा भड़काने की कोशिश करते हैं, रिलीजियस सेंटिमेंट्स के ऊपर जो है उन लोगों का बयान आता है, कुछ लोग बाकायदा वायलेंस की बात करते हैं। ऐसे लोगों को रिजेक्ट करने की ताकत इसी के पास नहीं है। देखिए, ताकत इस समय भी है। सुन लीजिए, 2 चीजें हो रही हैं। अगर इंडियन पीनल कोड के अंदर कोई व्यक्ति, पार्टी को तो आप भूल जाइए, व्यक्ति हो या कुछ लोग हों, कास्ट के हिसाब पे या रिलीजन के हिसाब से भड़काएं, वो ऑफेंस है। वरुण गांधी क्यों चले गए पार्लियामेंट के अंदर? ऐसा है, अगर जितने इलेक्शन कमिश्नर हैं इनके पास पावर्स हैं, ये एक प्रेयर मूव कर सकते हैं कि पूरा चुनाव प्रक्रिया का इस तरह से एब्यूज़ किया जा रहा है। और जो इंडियन पीनल कोड में ऑफेंस है, इंडियन पीनल कोड में जितने भी ऑफेंसेस हैं, अगर कोई कैंडिडेट करता है या पॉलिटिकल पार्टी करती है और वो एस्टेब्लिश हो जाता है, ही शुड बी, उसके ऑफिस बेरर शुड बी स्टैंड डिस्क्वालिफाइड फॉर एवर। इसमें इलेक्शन कमीशन जा सकता है, और इलेक्शन कमीशन में जो लोग नहीं जा रहे हैं ये मौका परस्त लोग हैं, ये गद्दार हैं, ये उतने ही गद्दार हैं जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। ये इनकी ड्यूटी है। आपको जब संविधान बनाने वालों ने ये पूरी ताकत दी कि आपको कोई हटा नहीं सकता है, जैसे जजिस को दी है, किस लिए दी? ताकि ये लोग जो मन में ठीक समझें देश के लिए कर सकें। जैसे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को आज क्यों आपके पास आ रही हैं? ये इलेक्शन कम चीफ, इस देश में मनमोहन सिंह ने इस मुल्क का ऐसा सत्यानाश किया। इस मुल्क पे वो कहते हैं लोग ईमानदार है, मैं कहता हूँ वो मॉरली बेईमान है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिल को किस नैतिक आधार पर आपने मिनिस्टर बना दिया? लानत है ऐसे सर आदमी पर, लानत है। इस तरह के कन्वेंशंस की जरूरत है कि जहां कन्वेंशन, अरे स्पीकर को देखिए, आप स्पीकर बना देते हैं। अब ब्रिटिश डेमोक्रेसीज और जितने वेस्टर्न डेमोक्रेसीज हैं, आप देखिए एक बार स्पीकर आप बन जाते हो, देन यू राइज अबव योर दिस पार्टी पॉलिटिक्स। फिर आप जाकर के फिर नीचे मेंबर्स नहीं बनते। अब हिंदुस्तान में देखिए, पहले वहाँ स्पीकर बन जाएंगे, फिर वो एमपी के चुनाव फिर लड़ेंगे, फिर मिनिस्टर बनेंगे, फिर बीच में वो गवर्नर बन जाएंगे, गवर्नर से फिर उनकी सेटिंग दिल्ली में ठीक होती है, फिर वापस मिनिस्टर बन के आ जाते हैं। तो ये हमने तो प्रजातांत्रिक मूल्यों को ही जो है ताक पर रख दिया है। नहीं, उसमें क्या है, ये एक प्रथा तोड़नी पड़ेगी। पहली बात ये है, मैं ये समझता हूँ कि स्पीकर्स लोगों के पास बहुत सारी डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं जो मिस्चीवियसली यूज होती हैं। जिसको बैन करना चाहिए उसको, क्योंकि वो उनकी पार्टी के आदमी हैं तो नहीं करेंगे। प्रश्न सबसे बड़ा ये उठता है कि ये एमपीज और एमएलएस को अगर वो इस देश का भला चाहते हैं तो मनीष जी, हर रोज और हर हफ्ते एक स्पीकर्स का पैनल बना दिया जाए जो सीनियर मोस्ट एमएलएज या एमपीज हैं हाउस के अंदर, एंड दे शुड रोटेट एवरी वीक एंड टेक डिसीजंस। इसका और कोई इलाज नहीं है। तो कोई ना कोई तो डिसीजन ले लेगा। तो सही बात है। हो ये रहा है कि ये गुंडागर्दी की पोस्ट बन गई है स्पीकर। आपके ऊपर कोई टाइम लिमिट नहीं है किसी की चीज़ की एप्लीकेशन के ऊपर डिसीजन लेने की। हम सैकड़ों केसेस को जानते हैं। और जो मनाता है जिसको बोलने का मौका देना सवाल ये है, सुप्रीम कोर्ट जो है
वो कहती है हम इंटरफेयर नहीं करना चाहते स्पीकर के मामले में, राइटली सो कि ये उनका मामला है। लेकिन ये लोकसभा के एमएलए एमपी इनको समझ में नहीं आता, आज जो छुरी तुम्हारे लिए काम कर रही है कल को तुम्हारे ही पेट में घुसाई जाएगी। लेकिन सीधा ये है, जितने सीनियर मोस्ट हैं, चाहे वो सीनियर मोस्ट आदमी 10 आदमियों का पैनल बना दिया जाए और कोई एक हफ्ते के लिए वो लोग जो हैं स्पीकर रहेंगे और जो भी डिसीजन लेंगे मान्य होगा, तो उसमें कोई इस तरह की बातें होने का बिल्कुल नेग्लिजिबल चांस हो जाए। तो ये एक बहुत ही अच्छा सुझाव है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो राइट टू रिकॉल और राइट टू रिजेक्ट में आज हमने एक स्टेप आगे लिया। हम राइट टू रिकॉल, राइट टू रिजेक्ट के साथ साथ हमने पहले विप के बारे में बातचीत की और आज हमने बात किया कि किस तरीके से इलेक्शन कमीशन की जो पावर्स हैं वो सफिशिएंट नहीं है हिंदुस्तान में एक साफ सुथरा प्रजातंत्र देने के लिए, एक साफ सुथरे लोगों को पार्लियामेंट में पहुंचाने के लिए उनके पास पर्याप्त ताकतें नहीं हैं। तो एक रिफॉर्म की ज़रूरत है इलेक्शन कमीशन के पूरे प्रोसीजर में भी। प्लस हमें यह भी देखना पड़ेगा कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनता है फिर उसे कोई भी पॉलिटिकल पोस्ट ना मिले, उसके लिए भी प्रावधान होने चाहिए। राइट टू रिजेक्ट और राइट टू रिकॉल पर हम लगातार बातचीत करते रहेंगे। अगले इशू में हम बात करेंगे स्पीकर के पोस्ट पे, जिसके बारे में भी हमने हल्की फुल्की बातचीत की, लेकिन पूरे डिटेल में हम बात करेंगे कि स्पीकर कैसा हो, दूसरे देशों में स्पीकर के क्या रोल होते हैं। अगर आपको कोई सुझाव, आपको कोई सजेशन हो, कोई सवाल हो, तो आप हमें ज़रूर लिखें। आप भी इस कार्यक्रम में हिस्सा ले सकते हैं, आप हमें ईमेल करें, कुछ भी जैसे भी आप इसमें हिस्सेदारी चाहते हो आप इसमें हिस्सा लें और इस मूवमेंट को राइट टू रिजेक्ट और राइट टू रिकॉल और देश में जो है एक साफ सुथरे प्रजातंत्र को लाने की जो मुहिम है उसमें हम लोग सब लोग थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट कर ही सकते हैं। तो आप हमें ज़रूर लिखें और कैसा लग रहा है ये प्रोग्राम और कैसे इस प्रोग्राम में और भी नई चीज़ों को हम जोड़ सकते हैं, इस पर आपकी राय की बहुत ही आशा है हमें। बहुत बहुत धन्यवाद। Half the MPs they keep sleeping in Rajya Sabha and Lok Sabha during the debate. They are constitutionally illiterate.